हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई हॉरर सीरीज हॉन्टेड लैटिन अमेरिका को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इस सीरीज के पहले 2 सीजन्स भी हैं, लेकिन ये सीजन्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है जिससे आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं इसके पहले 2 सीजन्स का भी एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करूंगा। अब सीजन 3 के अंदर कुल 5 एपिसोड्स हैं। ये एपिसोड्स डॉक्यू ड्रामा के रूप में है। एपिसोड्स की स्टार्टिंग में हम अलग अलग फैमिलीज को देखते हैं जो कि अपने साथ हुए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को बताते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का ये क्लेम है कि सभी एपिसोड्स बिल्कुल ट्रू हैं, बट यहाँ पर एक कैच है जिसको मैं एंड में बताऊंगा। एंड इस सीरीज की ओवरऑल IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रही है। सो रेटिंग पर आप इतना ध्यान मत देना, बट ओवरऑल ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल की ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए वाकई में यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग है। इस ऐप का नाम है डॉक्यूमेंट व्यूअर, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपने हर टाइप के फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, PDF इत्यादि। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर इनबिल्ट स्कैनर भी मिलेगा, जिससे आप हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज अ वेरी हैंडी फीचर। आपका मन करे तो आप नॉर्मल फोटोज को भी एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ना ही वाटरमार्क का कोई इश्यू आएगा और ना ही आपको कोई मेंबरशिप लेनी है। इट्स फॉर एवरीवन एंड फ्री। तो है ना कमाल की ऐप, जाकर डाउनलोड करें और लाभ उठाएं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो हर एक एपिसोड्स की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनसे वो हॉरर स्टोरी जुड़ी हुई है। पहली कहानी मैक्सिको देश की है। तो एपिसोड 1 का नाम है द हाउस ऑफ द डैम्ड। अब इस कहानी को ब्रिसा रेमिरेज नाम की एक महिला नरेट करती है। उसके साथ में उसके पति अर्तुरो, भाई रोबर्टो और 2 बेटे डैरियो और एडी भी थे। तो कहानी साल 2004 में शुरू होती है और उस टाइम पे ब्रिसा का डिवोर्स ट्रायल चल रहा था। वो अपने मॉम के घर में बच्चों के साथ में रह रही थी। ट्रायल के बाद में उसे डिवोर्स सेटलमेंट के तहत एक घर मिलता है जो कि उसके एक्स हस्बैंड का था, जिसे उसने कई साल पहले किराए पर दिया हुआ था। ब्रिसा अब इस घर में बच्चों के साथ में आती है और उसे डेकोरेट करने लगती है। पहले ही दिन से उस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। ब्रिसा को किसी बच्चे के नंगे पैर से चलने की आवाज सुनाई देती है। घर अभी भी गंदा था, इसलिए ब्रिसा ने अपने बच्चों को शूज पहनाए थे, बट फिर भी उसको आवाज सुनाई दे रही थी। सोते टाइम ब्रिसा घर के सारे बिखरे हुए खिलौनों को एक बॉक्स में डालकर साइड में रख देती है, बट जैसे ही वो मेन हॉल में आती है वो सभी खिलौने अपने आप सोफे पर आ गए थे एंड उन्हें सीरीज में सजाया गया था। ब्रिसा ये देखकर डर जाती है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो खिलौनों को फिर से बॉक्स में डालकर सो जाती है, लेकिन नेक्स्ट आफ्टरनून जब वो बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आती है तब खिलौने फिर से सोफे पर वैसे ही सजे हुए थे और ऐसा कई दिनों तक चलता है। ब्रिसा को ये लगा कि बच्चे रात में उठकर खिलौनों से खेलते होंगे, इसलिए उसने उनके रूम के आगे एक गेट लगवा दिया एंड वो भी विद बेल, यदि वो उठकर बाहर जाए तो उसे पता चल जाए। अब डैरियो एंड एडी अपनी स्टोरी कहते हैं। उस रूम में वो ठीक से सो नहीं पाते थे। कई बार उनके टॉय कार अपने आप ही रूम में आकर चलने लगती थी। डैरियो ने कई बार विंडो के बाहर एक एंटिटी को भी देखा था जिससे उसे काफी डर लगता था और ये बात उसने ब्रिसा से भी कही थी। कुछ ही दिन के बाद में ब्रिसा की पड़ोसी उससे मिलने आती है, पर वो घर में नहीं थी। पड़ोसी को भी घर के अंदर एंटिटी दिखाई देती है जो कि शोर मचा रही थी। ये बात वो ब्रिसा से कहती है। ब्रिसा को एक रैम बनाना था जिसके लिए वो अपने पड़ोसी से हेल्प मांगती है। उसके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, लेकिन पड़ोसी ये कहती है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके घर में काम नहीं करना चाहते क्योंकि उसने पिछली बार उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी। अब यहाँ पर असल में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले वो वर्कर प्लम्बिंग का काम करने के लिए आया था। वो ब्रिसा को पज़ल स्टेट में देखता है जहाँ पर वो उसे भद्दी गालियां दे देती है, उसे मार डालने की धमकी भी देती है और वर्कर इसे देखकर पहली फुर्सत में भाग गया था। इसे एडी ने भी देखा था जो कि उसे अब तक याद था, बट स्ट्रेंजली ब्रिसा को ये बात याद नहीं थी। एडी एंड डैरियो ने भी कई बार ब्रिसा को पजेस होते हुए देखा था। पजेशन की स्टेट में उसकी आवाज एक मेल वॉइस की तरह होती थी। वो बच्चों को गालियां भी देती थी। बच्चे इसे सुनकर डर गए थे और उस टाइम अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कहते। घर में कुछ एंटिटीज थी जो कि इस फैमिली को हॉन्ट कर रही थी। इनके सपनों में भी इन्हें हॉन्ट कर रही थी। एक रात जब ब्रिसा बच्चों के साथ में सो रही थी तब वो अचानक पजेस हो गई थी। जब उसे होश आया तब वो घर के बाहर हवा में लटक रही थी और इसके बाद वो अचानक से गिर गई और उसकी बॉडी से बदबू भी आने लगी। ब्रिसा शावर लेने जाती है तो उसके बदन पर कई सारे स्क्रैच के मार्क्स थे। उसे चोट लगी हुई थी। उसे फिर से कोई एंटिटी पजेस करने लगती है, बट इस बार वो कामयाब नहीं होता। इस सब घटनाओं से ब्रिसा शॉक में थी। वो फौरन ही अपने बच्चों को लेकर इस घर से निकल गई। इसके बाद में ब्रिसा को एक गवर्नमेंट जॉब
मिल गई और उसने अर्तुरो नाम के आदमी से शादी भी करी। अर्तुरो से उसको एक बेबी भी हुआ जिसका नाम गैब्रियल था। ब्रीसा कई सालों तक इस घर से दूर रही। उसने और अर्तुरो ने एक नया घर बुक किया बट उसकी डिलीवरी टाइम से नहीं होती। मैक्सिको में भी ये सब होता है। खैर ब्रीसा मजबूरी में फैमिली के साथ वापस उसी हॉन्टेड हाउस में आ जाती है। अब अगली स्टोरी को अर्तुरो बताता है। घर में आने के कुछ ही दिन के बाद में फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। बेबी मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए स्पीकर्स में डिमोनिक वॉइसेस सुनाई देने लगी थी बट देखने पर बेबी के पास कोई भी नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब अर्तुरो बेबी को देखने चाहता है तब बेबी का झूला अपने आप ही जोर जोर से हिल रहा था। वो बेबी को उठाकर जाने लगता है बट तभी कोई इनविजिबल फोर्स उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। उस पर एक कबर्ड भी गिराने लगती है। ब्रीसा एंड बच्चे आकर उसे रोककर अर्तुरो को बचाते हैं बट उन पर ये हमले जारी रहते हैं, जिससे होता ये है कि ये सब उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। लेटर ऑन ब्रीसा उस घर की चाबी को अपने भाई रोबर्टो को दे देती है एज उसको कुछ समय के लिए रहने के लिए घर चाहिए था। रोबर्टो इस घर में 3 हफ्ते रहता है। उसके साथ भी भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन उसको एक बच्चे का भूत दिखाई देता है जो कि रो रहा था। इससे उसके अंदर दर्द की भावना पैदा हो जाती है और वो बिना वजह रोने लगता है और वो भी अब इस घर को छोड़कर भाग जाता है। कुछ ही महीने के बाद में ब्रीसा एंड अर्तुरो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने वापस इस घर के अंदर आते हैं। जब अर्तुरो डॉक्यूमेंट्स लेने गया था तब ब्रीसा फिर से पजेस हो जाती है। वो घर के बाहर पजेस स्टेट में खड़ी हुई थी। अर्तुरो उसको जगाकर अपने न्यू घर में ले जाता है बट इस बार वो एंटिटीज ब्रीसा के साथ में आ गई थी और उसके बाद वो कई बार पजेस होती रही। फाइनली अर्तुरो की मॉम एंड सिस्टर की एडवाइस पर वो एक लेडी प्रीस्ट से मिलते हैं। प्रीस्ट उस पर स्टडी कर उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स करती है जिससे ब्रीसा को कुछ विजन्स आने लगते हैं। उस घर के अंदर 2 इविल एंटिटीज थी और एक बच्चे का भूत था। असल में उन एंटिटीज ने उस बच्चे को वहीं पर मार डाला था। लेटर ऑन प्रीस्ट ब्रीसा पर एग्जॉर्सिज्म करती है और एंटिटीज को बाहर निकालती है। ये एग्जॉर्सिज्म लैटिन अमेरिका के लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से था। ड्यूरिंग एग्जॉर्सिज्म ब्रीसा के अंदर का जो डेमोनिक एंटिटी होता है वो फुल फोर्स से रेजिस्ट करता है। ब्रीसा एक सीरीज ऑफ हेयर को उगलती है एंड फाइनली एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल होता है एंड ब्रीसा को उसके बाद अच्छा भी लगने लगता है एंड यहीं पर एपिसोड 1 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हॉन्टेड सीरीज की पहली कहानी। यहाँ पर ब्रीसा एक सिंगल मदर थी, एक हॉन्टेड हाउस को जाती है जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। ये स्टोरी सच्चाई से काफी नजदीक है एज हमने हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनी हुई है एंड देखी भी है। बात करें शो की तो VFX काफी बढ़िया है। एंटिटीज का डिजाइन काफी क्रीपी है। एपिसोड के दौरान एक टेंस माहौल बना रहता है जो कि आपको जेन्युइनली डर में धकेल देता है। अब सेकंड एपिसोड का नाम है द कर्स्ड डॉल। ये स्टोरी कोलंबिया देश की है जिसे जोली नाम की महिला नैरेट कर रही होती है। उसके साथ में उसकी 2 बेटियां गैब्रिएला एंड लुइसा भी थी। जोली ये कहती है कि बचपन से ही उसके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही हैं, यानी कि 1990 से उसे हमेशा उसके रूम के अंदर एक शैडो दिखती थी जिससे उसे काफी डर लगता था। जब वो 15 साल की हुई तब उसके लविंग डैड ने उसके लिए एक किंग साइज डॉल गिफ्ट की जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जोली को ये पसंद आई और उसने उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार किया। टाइम के साथ में डॉल ट्रांसफॉर्म होने लगी। वो ब्यूटीफुल डॉल से क्रीपी डॉल जैसी दिखने लगी। जोली ने उसे फिर भी हमेशा अपने पास रखा एज वो उसके फादर का प्यारा गिफ्ट था। शादी के बाद में जोली डॉल को अपने साथ ही ले गई जहां पर उसके हस्बैंड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साल बीतते गए और डॉल उसके साथ हमेशा रही। कुछ ही सालों के बाद में जोली का डिवोर्स हो गया और वो अपनी बेटियों के साथ में अकेले रहने लगी। जोली की बेटियों को भी ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एज उसे ये क्रीपी डॉल लगती थी। उन्होंने ये नोटिस किया था कि कभी कभी उनकी मॉम उस डॉल को ही घूरती रहती थी। कुछ ही महीनों के बाद में जोली ने एक डॉग को पालना शुरू कर दिया जो कि अक्सर इस डॉल को देखकर भौंकता था। ऐसे ही एक दिन जब वो डॉल गैब्रिएला के रूम में थी तब उसका डॉग उसे देखकर भौंक रहा था। गैब्रिएला ने उसे चुप कराकर बाहर भेज दिया। जब वो वापस रूम में आई तब डॉल अपने आप ही खिसक गई थी। वो रूम के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई थी। गैब्रिएला ने डर कर ये बात जोली को बताई जिसने डॉल को पैक करके कबर्ड में रख दिया। बट अगली सुबह जब जोली उठी तो वो डॉल फिर से गैब्रिएला के रूम में थी, यानी कि वो डॉल हॉन्टेड थी और अपने आप ही घर में इधर उधर मूव हो रही थी। एनाबेल एनीवन? और ऐसा एक बार नहीं काफी बार हुआ था। अब एक सुबह जब जोली ब्रेकफास्ट बना रही थी तब अचानक उसको उस डॉल के अंदर से बहुत सारे कॉकरोचेस निकलते हुए दिखते हैं, मतलब कि कई सारे, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही दिन के बाद में जब गैब्रिएला एंड लुइसा किचन में अपना होमवर्क कर रही थी तब ये डॉल अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाती है। गैब्रिएला उसे गुस्से में उठाकर पटक देती है जिससे पूरा किचन हिलने लगता है। सभी प्लेट्स आइटम्स इन पर गिरने लगते हैं। बच्चे इन सब से काफी ज्यादा डर गए थे। जोली भी इन सब चीजों से हैरान हो जाती है बट वो उस डॉल को घर से नहीं फेंकती बल्कि उसे उठाकर सेफली रख देती है।
डैम यू वुमन। खैर यहाँ पर बच्चों का ये कहना था कि जब भी जॉली उस डॉल को पकड़ती थी तब वो सम सॉर्ट ऑफ पजल स्टेट में चली जाती थी। उन्हें तब ये लगता था कि उनकी मॉम उनसे ज्यादा उस डॉल को प्यार करती है। एक बार जब जॉली अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट होने लगती है तो कोई फोर्स उसे उठाकर फेंक देती है। उसके बॉयफ्रेंड का ये कहना था कि उसे डॉल नहीं गिराया है, उसे वो इविल डॉल लगी और वो जॉली को छोड़कर चला गया। यहाँ पर जॉली के सभी बॉयफ्रेंड्स किसी न किसी कारण से उसको छोड़कर चले जाया करते थे, एज इफ कि ये डॉल जॉली की लाइफ में किसी को भी आने देना नहीं चाहती थी। अब एक सुबह जॉली को उसका फैमिली डॉग मरा हुआ मिलता है। उसे किसी ने बुरी तरह से मार डाला था। एक रात जब लुइसा वॉशरूम के लिए उठती है तब उसके घर में एक ओल्ड आदमी का भूत उसको दिखाई देता है और वो उस पर हमला करने आता है। लुइसा भागकर जॉली को उठाती है। जब जॉली घर में चेक करती है तो वो भूत गायब हो गया था। अब कुछ ही दिन के बाद में जॉली भी डॉल की आईज को अपने आप ही ब्लिंक करते हुए देखती है। वो उसकी आई मूवमेंट को ही फॉलो कर रही थी। फाइनली इस सबसे तंग आकर जॉली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कांटेक्ट करती है जिसका नाम हुआन पैब्लो था। हुआन अब एक पैरासाइकोलॉजिस्ट के साथ में जॉली और उसकी डॉल पर कुछ टेस्ट करता है। इसको वो एक लाइव रेडियो शो में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो पैरासाइकोलॉजिस्ट होता है वो 2 स्टील रॉड्स को पकड़कर डॉल से यस और नो के क्वेश्चंस पूछने लगता है। क्या तुम्हें जॉली से प्यार है? क्या तुम उसको चोट पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम उसको मारना चाहते हो? और इन सभी चीजों का आंसर उसे हाँ में मिलता है। यानी कि उस डॉल के अंदर एक भूत था जो कि जॉली से ऑब्सेस्ड था। वो जॉली को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था। लेटर ऑन स्टूडियो के अंदर जॉली को एक ओल्ड मैन का भूत दिखाई देता है। वो उसे नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। जॉली के गिरते ही उसकी डॉल भी गिर जाती है, बट जॉली समहाउ बच जाती है। वो अब कन्विंस हो गई थी और इसलिए वो फाइनली उस डॉल को वहीं हुआन के पास छोड़ देती है। उसका इतने सालों तक डॉल के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन गया था। इससे उसे काफी ज्यादा दुख होता है और एपिसोड 2 का यहीं पर अंत हो जाता है। इस एपिसोड में क्लियरली एक ओल्ड भूत था जो कि जॉली को बचपन से हॉन्ट कर रहा था। जब जॉली को वो डॉल गिफ्ट में मिला था तभी उसने उस डॉल को पजेस किया होगा। उसने धीरे धीरे जॉली को भी मैनिपुलेट किया, इसलिए जहां पर भी जॉली गई वहां पर उसके साथ वो डॉल भी थी। शायद ये एक ठरकी बूढ़े व्यक्ति का भूत होगा। इस स्टोरी को एक ट्रू स्टोरी बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑब्वियसली ये स्टोरी हमें एनाबेल डॉल की याद दिलाती है जिसको कई सारे लोग सच मानते हैं एंड ऑब्वियसली फेक भी। खैर ये दोनों ही कहानियां मुझे अच्छी लगी एंड सो फार ये सीरीज काफी अच्छी भी है एंड ये कहानियां मुझे ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड लगती हैं। अब बात करें अगली वीडियो के बारे में तो उसके अंदर मैं एपिसोड 3, 4 एंड 5 की कहानियों को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है कि वीडियो कल ही आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और एक लाइक तो बनता है। कमेंट में लिखकर बताना कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगती हैं, क्या ये रियल हैं या फिर फेक हैं। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए